वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार कर्मचारी चयन आयोग की वैकेंसी आ गई है। इंटर लेवल की इंटर स्तरीय सेकंड ये वैकेंसी है। इससे पहले फर्स्ट इंटर लेवल वैकेंसी आई थी बहुत पहले 2018 17-18 में। उसके बाद ये सेकंड वैकेंसी आई है 4-5 साल के बाद। और इसमें आपको बता दें कि कौन कौन से पद के लिए कौन कौन से लोग भर सकते हैं इस फॉर्म को, सारी जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। लगभग 11,100 के आसपास 11,098 पदों पर ये वैकेंसी आई है। काफ़ी बड़ी वैकेंसी है। और इसके बाद आपको बता दें कि इसके बाद बिहार दरोगा की भी बहाली आने वाली है। आप सबको पता है 1288 पदों के लिए स्वीकृति हो चुकी है और बहुत जल्द उसका भी विज्ञापन आपको बीपीएसएससी के द्वारा जो है वो जारी कर दिया जाएगा। तो अभी इलेक्शन है और इलेक्शन से पहले सरकार जो है काफ़ी सारी रिक्तियाँ निकालेगी, नोटिफिकेशन निकालेगा। तो ये मौका है आप सभी को पढ़ने का। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने हमारे चैनल पर और डेली जो है वो टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च कर दी है। डेली टेस्ट सीरीज़ आपको देखने को मिलेगा जिसमें 50 क्वेश्चन, और वो बिहार दरोगा बिहार एसएससी के लिए। मुझे पहले से ही सबको ये पहले से ही पता था कि बिहार एसएससी के अंदर बहाली आने वाली है। तो हम दोनों ही को, बिहार एसएससी और बिहार दरोगा दोनों को एक साथ लेकर के चल रहे हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं कौन कौन से पद के लिए कब से एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 27 सितंबर 2023। लास्ट डेट देखिए यहाँ पर 11 नवंबर 2023 है। ठीक है, काफ़ी लंबा समय है यहाँ पर आप देखेंगे। तो 27 में मतलब 3 दिन तो इस महीने में, सितंबर के महीने में, अक्टूबर का पूरा महीना है तो 31 और 3 34 दिन, और 11 दिन इधर है। तो 45 दिन का टाइम सिर्फ फॉर्म भरने के लिए आपको मिल रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कितना दिन का मिल रहा है? 45 दिन मिल रहा है। इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पर देखिए ये पद का नाम, विभाग का नाम, वेतनमान, शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता, वांछनीय योग्यता, अनारक्षित, ये सब आरक्षण वार रिक्तियों की संख्या, कुल पद की संख्या यहाँ पर दी गई है। सबसे पहले देखें यहाँ पर जो पद हैं आप देखना चाहेंगे, आपको नोटिफिकेशन भी हम दे देंगे। पहला पद यहाँ पर है निम्न वर्गीय लिपिक का, जो लिपिक बोलते हैं क्लर्क को, पथ निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी में। मद्य निषेध उत्पाद विभाग में है लिपिकीय निम्न वर्गीय लिपिक, यानी ये सब जो है क्लर्क है, लेवल 2 की पोस्ट है। इसके बाद देखिए यहाँ पर गृह विभाग आरक्षी शाखा में लेवल 2 की पोस्ट है, ये भी क्लर्क है। सब में क्या है? इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता चाहिए। योग्यता क्या होगी? इंटरमीडिएट पास होना चाहिए आपको, 10+2 पास होने चाहिए, इंटरमीडिएट होना चाहिए, या चाहे वो संस्कृत बोर्ड से हो, मदरसा बोर्ड से, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आपका 10+2 लेवल होना चाहिए। 10+2 या समकक्ष उसी को बोला जाता है। अब यहाँ पर वैकेंसी देखिएगा, इसके साथ साथ ये भी देखिएगा तकनीकी योग्यता भी मांगी जा रही है। लिपिक के क्लर्क जो होते हैं उनके लिए कुछ तकनीकी योग्यता मांगी जाती है, जैसे कंप्यूटर पर हिंदी में वर्ड प्रोसेसिंग या टंकन यानी टाइपिंग, कंप्यूटर संचालन एवं परीक्षा, जो कंप्यूटर में टंकन, सब में मांगा जा रहा है यहाँ पर। वांछनीय योग्यता देखिए यहाँ पर स्पेशल अलग से दी गई है, हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन अनिवार्य है, ये होना जरूरी है अलग अलग कैटेगरी में। उसके बाद देखिए निम्न वर्गीय लिपिक 2, गृह विभाग आरक्षित शाखा विधि विज्ञान प्रयोगशाला, इसके अंदर भी कंप्यूटर पर हिंदी में वर्ड प्रोसेसिंग और टंकन। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, और कितनी कितनी वैकेंसी है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए ये वाली लाइन है, जनरल के लिए ये वाली लाइन है। तो यहाँ पर 154, 147, 7, कुल मिलाकर के जो पोस्ट है वो यहाँ पर है, जैसे 38, 13, 340, 105, 19, इस तरह के टोटल यहाँ पर ये जानकारी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट में आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या फिर आप बिहार एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आगे जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो देख लीजिए। जैसे कि देखिए यहाँ पर और भी जो पोस्ट हैं यहाँ पर, निम्न वर्गीय लिपिक, ये श्रम संसाधन विभाग के अंदर है। इसमें MS एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट पर काम करने की दक्षता होनी चाहिए, कंप्यूटर में हिंदी अंग्रेजी में टाइपिंग आनी चाहिए। इसके बाद है फाइल एरिया निरीक्षक। नेक्स्ट पोस्ट देख लेते हैं, अगला है मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा में, ये जो है टंकन आपको आना चाहिए, सहायक अनुदेशक हिंदी अंग्रेजी में टंकन, ये कंप्यूटर का इसमें भी नॉलेज होना चाहिए और टाइपिंग आनी चाहिए। ये महानिदेशालय में है, आपदा प्रबंधन विभाग के अंदर। सबसे बड़ी वैकेंसी जो है वो है यहाँ राजस्व कर्मचारी की, 1637 आप यहाँ पर देख सकते हैं, फिर 480, और ये जो वैकेंसी है ये टोटल लगभग यहाँ पर वैकेंसी आप देख रहे हैं। ठीक है, ये भी लेवल 2 की पोस्ट है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंदर ये बहाली है, लगभग 2000 के आसपास। यहाँ देखिएगा तो 3000, 1 4 4500 के करीब यहाँ पर ये वैकेंसीज है। इसके बाद देखिए इसमें जो है कोई टाइपिंग वगैरह नहीं है, तो सबसे ज़्यादातर लोग जिनको टाइपिंग नहीं आती है वो यहाँ पे भीड़ लगाएंगे। इसके अलावा देखिए पंचायत सचिव की बहाली है, ये भी यहाँ पर भी टंकन यानी टाइपिंग आपको आनी चाहिए। निम्न वर्गीय पंचायती विभाग के अंदर बहुत सारी वैकेंसीज है, ये देखिए दोनों ही कैटेगरी पंचायती विभाग के अंदर है।
इसके बाद देखिए आगे जो है वो खान और भूतत्व विभाग है। इसके बाद देखिए परिवहन विभाग के अंदर है। तो अलग अलग योग्यता है, काफ़ी सारी वैकेंसी है, लगभग देखिए यहाँ पर टोटल 11,098 वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं कौन कौन से लोग इसको फॉर्म भर सकते हैं। तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपको बता दिया कि 10+2 होना चाहिए। फॉर्म भरने की आवेदन समर्पित करने में की अंतिम तिथि तक, यानी जो डेट लास्ट दिया गया है नवंबर महीने का, तब तक आपके पास इंटर की सर्टिफिकेट आपके पास शैक्षणिक योग्यता के रूप में होना चाहिए। आप शैक्षणिक जो है योग्यता जो है वो उसमें उत्तीर्ण होनी चाहिए 10+2। इसके बाद देखिए आरक्षण, तो आप सबको पता है आरक्षण बिहार में किस तरह से लगा रहता है, तो वो आरक्षण उसी तरह से वैलिड होगा बिहार के अंदर अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो आगे की चीज़ें हैं वो आपको समझनी होगी। इसका जो सिलेबस है वो भी इन्होंने जारी कर दिया है। उम्र सीमा देख लीजिए एक बार। उम्र सीमा यहाँ पर है न्यूनतम 18 साल और अधिकतम जो है 37 साल जनरल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। बाकी उम्र सीमा में जो छूट मिलती है वो सब उसी तरह से है जैसे बाकी वैकेंसियों में मिलती रहती है। परीक्षा शुल्क देख लीजिए, 540 रुपया जनरल के लिए है, अनुसूचित जाति के लिए 135 रुपया है और अनुसूचित जनजाति के लिए भी। उसके बाद है सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए 135 रुपया, सभी श्रेणी की महिला के लिए, सिर्फ बिहार के जो अस्थायी निवासी उनके लिए 135 रुपया, बिहार से बाहर के सभी श्रेणी के पुरुष अभ्यर्थी महिला अभ्यर्थी के लिए 540 रुपये, जो कि जनरल कैटेगरी में उसको माना जाएगा। इसके बाद देखिए परीक्षा शुल्क की राशि ये ऑनलाइन आप जमा कर सकते हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इस माध्यम से जब फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने का जो है 27 तारीख से 9 नवंबर तक 27 सितंबर से ये जमा करने का टाइम है। फॉर्म भरने का भी टाइम है। परीक्षा की प्रकृति, अब जो टाइप है एग्जाम का वो कैसा होगा, वस्तुनिष्ठ होगा यानी ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। इसके अलावा इसमें लिखा गया है कि अगर 40,000 से ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने के वजह से प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में हो सकती है। जैसा कि आपने देखा होगा पिछली बार भी पीटी के साथ साथ मेंस भी लिया था इन्होंने सेकेंड लेवल का एग्ज़ाम। तो प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी और अगर उसमें कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हो गए तो फिर सेकेंड चरणों में भी परीक्षा, यहाँ पे देखो लिखा गया है प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। विभिन्न चरणों में परीक्षा की आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम समानीकरण की प्रक्रिया के साथ होगा, यानी नॉर्मलाइजेशन वाला सिस्टम जो है वो लगेगा। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना अभ्यर्थी को जो है वो मुख्य चयन परीक्षा के लिए मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा और मुख्य परीक्षा का जो विज्ञापन है वो बाद में प्रकाशित किया जाता है। तो अभी आपको सिर्फ पीटी पर फोकस करना है। प्रारंभिक परीक्षा जो है वो 3 कैटेगरी है, इसमें ध्यान रखिएगा। सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित और मानसिक जांच क्षमता, जिसके अंदर कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी होती है। 150 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। कितना? 150 पूछा जाएगा। सही उत्तर के लिए 4 नंबर मिलेगा, यानी 600 की परीक्षा होगी। और गलत अगर आप करते हैं क्वेश्चन तो आपको 1 अंक काटा जाएगा, यानी 25% नेगेटिव मार्किंग है। सीधे सीधे आप जान लीजिए। ठीक है, 4 में 1 ये ध्यान रखना है। आपका गलत होगा तो 4 में 1 कट जाएगा, ये ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए भाषा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों होगा। जो सवाल आपसे पूछा जाएगा उसमें हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखा होगा क्वेश्चन। 2 घंटा 15 मिनट आपको इसमें जो है वो टाइम दिया जाएगा। अब आगे देखिए कि इस कैटेगरी में ये जो 3 अलग अलग सब्जेक्ट दिए थे इनके सिलेबस क्या है। सामान्य अध्ययन का सिलेबस देख लीजिए। प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उनकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटना के सूक्ष्म अवलोकन और उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है। इसमें बिहार, भारत और उसके पड़ोसी देश के संबंध में विशेष रूप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समसामयिकी, करंट अफेयर्स में आपको पता ही है सब कुछ पूछा जाता है। वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी और महत्वपूर्ण घटनाएं। जैसे ही महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो करंट अफेयर्स आपको पूरा पढ़ना है। उसके बाद भारत और उसके पड़ोसी देश का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान पढ़ना है, राज्य व्यवस्था पढ़ना है, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज पर खास ध्यान रखना है, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना और राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। तो बिहार स्पेशल भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बिहार के योगदान के बारे में। उसके अलावा देखिए सामान्य विज्ञान और गणित जो सेक्शन है खंड ख, इसके अंतर्गत आपको मिलेगा। इसमें सामान्यतः मैट्रिक स्तर के निम्न विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे जैसे कि भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और भूगोल।
ठीक है। सामान्य विज्ञान के अंदर आपको 10th लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 9th 10th के क्वेश्चन पढ़ना है, एनसीईआरटी को पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आपके पास समय ज़्यादा है तो एनसीईआरटी, अदरवाइज एससीईआरटी सेम बुक है लगभग, उसको आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर सामान्य विज्ञान के बाद गणित की बात करें, खंड ख के अंदर जो है गणित है, गणित में संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्या का विकलन, दशमलव, भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक, गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ, हानि, ये चैप्टर हैं जिनसे सवाल पूछा जाएगा। इसके बाद देखिए टाइम एंड वर्क नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, टाइम एंड वर्क यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। जो चैप्टर है सिर्फ उसी को पढ़िएगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद है खंड ग में मानसिक क्षमता जांच, इसमें जो है रीजनिंग पूछे जाएंगे, दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, शाब्दिक और गैर शब्द, यानी रीजनिंग जो है वर्बल और नॉन वर्बल दोनों होगा, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही रीजनिंग होगी, यानी फोटो वाली इमेज भी होगी रीजनिंग में और बिना फोटो वाली रीजनिंग भी होगी। इसके बाद देखिए इसके अंदर क्या है, सदृश, समानता, भिन्नता, स्थान, कल्पना, समस्या समाधान, सीरीज के क्वेश्चन। इसके बाद स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधार, अंक गणितीय तर्क शक्ति, अंक गणितीय श्रृंखला, कूट लेखन और कूट व्याख्या, ठीक है, मिरर इमेज वगैरह भी आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें क्या है, मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए आपको 40% नंबर आने चाहिए सामान्य कैटेगरी के लिए। बाकी कैटेगरी के लिए यहाँ पर लिखा गया है 36%, 34%, 32, 32 और 32, ठीक है। महिला के लिए 32% है। अब जैसे 150 क्वेश्चन पूछा गया, 40% आपको आना चाहिए, ठीक है। 400 को 4 नंबर का क्वेश्चन तो 600 हो गया। अब 600 के क्वेश्चन में आपको 40% आना चाहिए, यानी 240 नंबर तो आप कम से कम लाओ ही लाओ, तभी आपका जो है सिलेक्शन होगा। उसके आगे जो है आपका कट ऑफ पर डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स है वो 40%, अदरवाइज आपके जो है वो कॉपी या आपका जो OMR शीट है वो वहीं से वापस हो जाएगा, आपके सिलेक्शन में कोई चांस नहीं बनता है 40% अगर आप नहीं लाते हैं तो। इसके बाद देखिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि हम डिस्कस कर चुके हैं, 27/9 को है, 11/11 तक लास्ट डेट है। ऑनलाइन आवेदन भरने में विस्तृत आवश्यक निर्देश जो आयोग की वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर उपलब्ध है, आप वहाँ पर जा कर के इसको देख सकते हैं। एक खास बात इसमें इस तरह की कि लाइव फोटो किया गया है बिहार SSC के द्वारा, ठीक उसी तरह जैसे BPSC ने अभी टीचर के एग्ज़ाम में और BPSC के 69वीं एग्ज़ाम में जो फ़ोटो लिया था उसमें भी उन्होंने लाइव फ़ोटो वेबकैम के माध्यम से खींच करके अपलोड करने के लिए कहा था, तो ठीक उसी तरह से इसमें भी होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए ऑनलाइन आवेदन भरते समय आपके पास सभी दस्तावेज जो है वो होने चाहिए, और उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वही डॉक्यूमेंट आपको फिर मांगा जाएगा, तो आपको वो डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे, तो इसलिए आपके पास वही डॉक्यूमेंट आप अपलोड कीजिएगा जो आपके पास हैं और जो मांगा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करते हैं आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा।